ये वीडियो है साइंस के ऊपर और साइंस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स माने जाते हैं उन्हीं बेस्ड सोर्स को हम लोगों ने लिया है और उस बेस्ड सोर्स के ऊपर आधारित है कुछ एमसीक्यू जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अगर आप चैनल पे हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए। हम आपके प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाने जा रहे हैं, बहुत आसानी से चीज़ों को समझा के। एनसीईआरटी और बीएसटी बीपीसी यानी जो हमारा एससीईआरटी है स्टेट का, इन दोनों ही बुक्स को आधार बनाया गया है इस वीडियो का। क्लास 9 और क्लास 10 ये दो क्लास की जो किताबें हैं इन पे आधारित हम लोग एमसीक्यूज लेकर के आए हुए हैं। कक्षा 9 विज्ञान चैप्टर नंबर 1 जो कि है हमारे आसपास के पदार्थ। अब इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बने होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो आपने वस्तुओं के बारे में जब आप पढ़ते हैं जिसको मैटर कहा जाता है ना, तो आप प्रत्येक वस्तु को जो भी सामग्री से बने हुए हैं उनको हम लोग कहते हैं, ऑप्शन में है अणु, परमाणु, पदार्थ या इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्येक वस्तु जो है वो जिस पदार्थ से मिलके बने हैं वो मैटर है। और आपको पदार्थ की जो अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, ये आप लोग जानते हैं। अभी प्लाज्मा को चौथा अवस्था माना गया है, ये भी याद रखिएगा। तो प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपको इसका उत्तर मिल गया है। आगे हम लोग चलते हैं, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है। यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भरना है। तो यहाँ हो गया आपको पदार्थ, सही उत्तर होगा। इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं जनरली, ठोस, द्रव और गैस। चौथी अवस्था है प्लाज्मा। 5वां बोस आइंस्टाइन से जुड़ा हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप जानते हैं तो। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? पदार्थ के कण के बीच क्या पाया जाता है? हवा, पानी, रिक्त स्थान या इनमें से कोई नहीं। इसमें से ऑप्शन चुनना है। सही उत्तर हो जाएगा रिक्त स्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का मूल अवस्था नहीं है? तो हम लोग जानते हैं पदार्थ की मूल अवस्था ठोस, द्रव और गैस है। तो जेल जो है ये पदार्थ की मूल अवस्था नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ठोस नहीं है? रबर, स्पंज, पत्थर या दूध? तो दूध हो जाएगा। किस अवस्था में कणों के बीच की दूरी कम होती है? दो कणों के बीच की दूरी कम होती है। ये ठोस में होता है। लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कणों के बीच की दूरी कम होने के कारण ये ज़्यादा स्ट्रांगली जुड़े होते हैं। द्रव और गैस में ये कम मिलता है, गैसों में तो बहुत ही कम मिलता है। मीन्स जो दूरी होती है वो बहुत अधिक हो जाती है गैस में, तो जो मजबूत कनेक्शन है वो बहुत कम मिलता है। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? यहाँ आकर्षण बल पूछा गया। ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सी अवस्था है जिसमें कणों के बीच दूरी कम देखने को मिलती है? पदार्थ की जो मूल तीनों अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस, कणों के बीच जो दूरी है वो कम किस में होगी? तो जाहिर सा बात है ठोस में। किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। ठोस सही उत्तर है।
और सिमिलर अगर पूछा जाए इसके ठीक विपरीत, आकर्षण बल सबसे कम किस में होता है, ठोस, द्रव या गैस, तो गैस सही उत्तर हो जाएगा। पदार्थ के कणों के बीच एक बल लगता है, वो कौन सा बल है? पदार्थ के कणों में एक बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण, घर्षण, आकर्षण, इनमें से कोई नहीं, तो आकर्षण सही शब्द होगा। पदार्थ के किस अवस्था में बहाव का गुण होता है, ठोस, द्रव, गैस, और फोर्थ ऑप्शन है 2 और 3, यानी कि द्रव और गैस दोनों, तो यही सही है, द्रव और गैस दोनों में बहाव का गुण होता है। पदार्थ के किस अवस्था में संपीड्यता का गुण सर्वाधिक होता है, गैस हो जाएगा, गैस में संपीड्यता का गुण सर्वाधिक होता है। निम्नलिखित में से पदार्थ के किस अवस्था का गलनांक सबसे अधिक संभव है, ठोस, द्रव या गैस, इनमें से कोई नहीं, मतलब किसकी जो गलनांक है वो सबसे अधिक होती है, तो ये ठोसों का होता है गलनांक सबसे अधिक। दबाव बढ़ने से पदार्थ के कणों को, मीन्स अगर दबाव बढ़ाया जाए तो पदार्थ के कणों को नज़दीक ला पाएंगे, सही उत्तर है ये, क्योंकि जब हम लोग दबाव बढ़ा रहे हैं ना तो दोनों तरफ से एक प्रेशर लग रहा है जिससे पदार्थ के कण नज़दीक आ रहे हैं, दूर तो होगा नहीं और परिवर्तन तो है ही। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जमना, वाष्पीकरण, गलन। कोई वस्तु ठोस है और वो द्रव में परिवर्तित हो रही है, गलन। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में आप अपने फ्रिज में पड़े आइस को देख सकते हैं, बर्फ ठोस होता है और गल करके वो लिक्विड में बदलता है। द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया क्या है, तो वाष्पीकरण है। गैस से द्रव बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये संघनन कहलाती है। ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में, ये प्रश्न कई बार यूपीएससी ने पूछा है, ऊर्ध्वपातन इसका सही उत्तर होगा। जैसे कपूर ठोस अवस्था में होता है और जब इसे जलाया जाता है तो ये लिक्विड में परिवर्तित नहीं होकर डायरेक्ट गैस में परिवर्तित होता है, तो ऊर्ध्वपातन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 पे चलते हैं। 573 केल्विन का समतुल्य तापमान क्या है, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए हम लोग इसको माइनस कर देते हैं 273 से, तो 573 केल्विन जो है ना, ये हो जाएगा आपको 300 डिग्री सेल्सियस, ये सही उत्तर होगा। यानी कि केल्विन का मान जो होता है वो 273 होता है, बस उसको हमें माइनस करना है, तो 573 में से आप 273 केल्विन को माइनस करेंगे, 300 डिग्री आ जाएगा, जो कि सही उत्तर है। 200 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस पे तो उबलने लगती है, ये आपको सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलने का फॉर्मूला है। 200 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, तो ये गैस में परिवर्तित होने लगेगी। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया का उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया का अर्थ ये है कि वो डायरेक्ट लिक्विड है, सॉलिड है और फिर गैस में बदल जा रहा है। शुष्क बर्फ इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन कणों के बीच सबसे कम आकर्षण बल है, तो ये गैसों में होता है, सबसे कम आकर्षण बल गैस का होता है। किसी ठोस का सीधे ही गैसीय अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर भी देखा है, सिमिलर क्वेश्चन था। ऊर्ध्वपातन सही उत्तर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से ऊर्ध्वपातन पदार्थ कौन सा है, अमोनियम क्लोराइड, नैफ्थलीन, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्ध्वपातन अभी आप लोगों ने समझा ऊपर कि जो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलता हो, तो ये दोनों ही ठोस से गैस में बदलने की
प्रक्रिया में शामिल होते हैं, ठोस से गैस में बदलने वाले होते हैं। किस गैस को द्रवित करने के लिए, किसी गैस को द्रवित करने के लिए क्या चाहिए होता है? मीन्स गैस को लिक्विड में बदलना है तो क्या चाहिए? ताप यहाँ निम्नलिखित नहीं, निम्न होगा, निम्न ताप और उच्च दाब। टेम्परेचर कम हो, प्रेशर अधिक हो तो हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जल जो है वो वाष्प में बदल जाता है, कितने डिग्री सेल्सियस पर? तो सही उत्तर होगा अपने क्वथनांक से कम ताप पर। निम्नलिखित में से कौन सा रूप शुष्क बर्फ का है? सही उत्तर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये बीपीएससी ने प्रश्न कई बार पूछे हुए हैं अपने सीएससी वाले पेपर में, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स में। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये केल्विन है तापमान का एसआई मात्रक। किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाना क्या प्रक्रिया कहलाता है? ये ऊर्ध्वपातन है। कई बार आपको लग रहा होगा कि चीज़ें रिपीट की गई है, जानबूझ के इसलिए कि जो बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है वो हमें याद भी हो जाए और हम बार बार करके उसे समझ भी लें। निम्नलिखित में से किन कणों के बीच सबसे कम स्थान होता है? ठोस में होता है सबसे कम स्थान। वाष्पीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक सतही परिघटना है, इसकी दर तापमान, आर्द्रता और वायु की गति पर निर्भर करती है, इससे ठंडक उत्पन्न होती है। ये तीन में कौन सा लाइन सही है ये हम लोग को पता करना है वाष्पीकरण से जुड़ा। तो देखिए यह एक सतही परिघटना है। ये जो कथन है आप देखेंगे, सतही परिघटना का मतलब होता है इसके सरफेस के ऊपर घटित होने वाली घटना। तो वाष्पीकरण जब होता है तो ये आप देखेंगे कि जल के जो सतह है यहीं से ये घटना जनरेट होता है। पहला लाइन तो सही है। दूसरा देखते हैं, इसकी दर तापमान, आर्द्रता और वायु की गति पर निर्भर करती है। ये भी सही है, टेम्परेचर उतना होना चाहिए, आर्द्रता और वायु की गति भी होनी चाहिए और इससे ठंडक उत्पन्न होती है। तो ये भी सही है। आप इसका जो कूट होगा 1, 2, 3 वो सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसे तरल पदार्थ कहा जाता है? तो ये गैस और द्रव, ये एक ही चीज़ दो बार लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किसे बहुत अधिक संपीड़ित किया जा सकता है? संपीड़ित करना मीन्स दबाना, आप ऐसा एक समझ सकते हैं। एग्जाम्पल मीन्स विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो बहुत अधिक संपीड़ित किया जा सकता है ठोस, द्रव या गैस में गैसों को। निम्नलिखित में बर्फ का गलनांक 0 डिग्री लिया गया है। अगर बर्फ का गलनांक 0 डिग्री माना जा रहा है तो बताना है कि कौन सा पैमाना है। तो ये सेल्सियस पैमाना है, 0 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में आपको 32 हो जाएगा, जबकि केल्विन में 273 रहेगा। निम्नलिखित में से किसका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है? तो जो गैस होते हैं इनके आकार और आयतन निश्चित नहीं होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसे रसोई घर में प्रयोग किया जाता है? एलपीजी, एमआईसी, सीएनजी, सभी। एलपीजी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, वाहनों में प्रयोग किए जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो ये सीएनजी होती है। बर्फ का गलनांक क्या है? मीन्स बर्फ गलना प्रारंभ करता है 273 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस, 373 केल्विन या 273 डिग्री सेल्सियस। तो 273 केल्विन होगा ये बर्फ का बर्फ का गलनांक। गर्मियों में घड़े का जल किस कारण से ठंडा रहता है? परासरण है, विसरण है, वाष्पोत्सर्जन या वाष्पन? तो सही उत्तर होगा वाष्पन। कई बार इस तरह के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको और कई बार
कंफ्यूज्ड भी हो जाते हैं। तो वाष्पन याद रखिएगा, ना कि वाष्पोत्सर्जन। निम्नलिखित में से किसको शुष्क बर्फ कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आते हैं दूसरे पर, पदार्थ शुद्ध है। पदार्थ कम से कम कितनी अवस्था से मिलकर बने होते हैं? मिनिमम पूछ रहा है, तो हम लोग तो 5 अवस्था देखे हैं, अभी ऊपर बात भी की है, लेकिन मिनिमम पूछेगा तो 2 होता है, मिलकर बना होना अगर पूछे तो। शुद्ध पदार्थ में मौजूद सभी कणों की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? अगर कोई शुद्ध पदार्थ है तो रासायनिक प्रकृति एक समान होगी। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण है। अगर कोई विलयन ऐसा है तो वो कैसा है? समांगी, विषमांगी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ ना क्वालिटी की बात नहीं की गई है, यहाँ कहा गया है कि विलयन है जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बना है, मीन्स मिश्रण है। मिश्र धातु 2 या अधिक धातुओं का मिश्रण है। तो ये क्या है? समांगी, विषमांगी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अभी ऊपर ही हम लोग चर्चा कर रहे थे, ऐसे समांगी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? कांसा, पीतल, स्टील और लोहा। सही उत्तर हो जाएगा आपको मिश्र धातु मीन्स जो मिक्स्ड हो, ऐसा धातु कौन सा नहीं है? तो लोहा होगा, बाकी सब आपको मिश्र धातु है। पीतल मिश्र धातु है, किसका किसका? मीन्स पीतल किन धातुओं से मिलकर बना हुआ है? जिंक और कॉपर, ये सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैस जल विलयन का उदाहरण है? शरबत, अल्कोहल प्लस पानी, सोडा जल, इनमें से कोई नहीं। सोडा जल सही उत्तर हो जाएगा। सोडा जल में विलय होता है, मीन्स सोडा जल में पूरी तरह से घुल जाता है पानी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4। तो जो सोडा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, सोडा जल कार्बन डाइऑक्साइड में विलय होता है। विलयन के कणों का व्यास क्या होता है? डायमीटर T, ये 1 नैनोमीटर से कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। विलयन जो है वो एक सामंगी मिश्रण है। नमक तथा जल का मिश्रण विलयन है। कणों का व्यास 1 नैनोमीटर से कम होता है। विलयन में प्रकाश की किरणें फैल जाती है। तो विलयन में प्रकाश की किरणें फैल जाती है, ये भी सही है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा विलयन में प्रकाश का सही होना। तो ये ध्यान रखिएगा कि विलयन में प्रकाश की किरणें फैलती नहीं हैं। ठीक है, आगे आते हैं। 300 ग्राम विलयन में 50 ग्राम साधारण नमक है, तो विलयन की सांद्रता क्या है? तो हम लोग 50 ग्राम 300 ग्राम में, तो फिर विलयन की सांद्रता क्या रह रही है? मैथ्स का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो हम लोग सोल्व कर लेंगे। 50/350 × 100, तो ये आपका सही उत्तर निकल जाएगा 14.28%। निम्नलिखित में से कौन विलयन के लिए सही कथन नहीं है? यह एक समांगी मिश्रण है। इसके कणों को आंखों से देख सकते हैं। इसके कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। यह भी ऊपर ही हम लोगों ने प्रश्न को बनाया था। प्रकाश की किरणों का विलयन से फैलना क्या कहलाता है? प्रकाशीय प्रभाव, विद्युतीय या टिंडल प्रभाव। तो प्रकाश की किरण जब विलयन से फैलता है इसको टिंडल प्रभाव कहते हैं। द्रव प्लस गैस के कोलाइड्स को क्या कहते हैं? द्रव और गैस दोनों का कोलाइड्स हो रहा है, यह एरोसोल कहलाता है। इमल्सन किसका उदाहरण है? इमल्सन का उदाहरण क्या है इसमें? तो दूध है। कुहासा जो है वो किस चीज़ का उदाहरण है? फोम, सोल, एरोसोल या जेल, तो एरोसोल हो जाएगा। नमक तथा अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण को किस विधि से हम अलग कर सकते हैं? तो नमक और अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण को अगर अलग करना है तो इसके लिए ऊर्ध्वपातन विधि का सहारा लिया जाता है।
स्याही के रंग हैं और इनको पृथक करना है, तो रंगों के पृथक्करण की प्रक्रिया आपने पढ़ी होगी। वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, क्रोमेटोग्राफी, इनमें से कोई नहीं। क्रोमेटोग्राफी जो है वो रंगों के पृथक्करण की प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन पृथक्करण की विधि नहीं है? बहुत आसान प्रश्न है। घोलना जो है वो पृथक्करण की विधि नहीं है, वो तो मिलाने की विधि है। वायु में उपस्थित गैस को किस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं? गैसों को अलग करना है प्रभाजी आसवन के द्वारा। प्रभावी आसवन जो होता है ये गैसों को अलग करता है। इसमें कौन सबसे अधिक भारी है? सुक्रोज CO के 2 मोल, CaCO3 के 2 मोल, H2O के 10 मोल। तो CaCO3 के जो 2 मोल है ये इन सभी में सबसे अधिक भारी है। निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी? CH4 के 18 ग्राम, ऑक्सीजन के 18 ग्राम। तो सही उत्तर CH4 का 18 ग्राम है। I-139, यहाँ I इंडिकेट कर रहा है आयोडीन को, के उपचार में किसका प्रयोग होता है? I-131 का प्रयोग होता है थायराइड विकार के उपचार में। पानी का ग्राम अणु द्रव्यमान कितना होता है? पानी का फॉर्मूला हम लोग H2O जानते हैं, तो 2 + 16 यानी कि 18 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाने जाते हैं? जॉन डाल्टन है। निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? बेरिलियम, ऑक्सीजन, हीलियम या हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हो जाएगा सही उत्तर। दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। यहाँ 4 कंडीशन दिए गए हैं। पहला है यदि उनमें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो और द्रव्यमान संख्या समान हो। परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। तो समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होते हैं। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। परमाणु के केंद्रक में निम्नलिखित में से क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। तो जब केंद्रक की बात आती है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर की ओर होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो केंद्र में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर होते हैं, हम लोग जानते हैं इस चीज़ को। प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? चैडविक, गोल्डस्टीन, थॉमसन या रदरफोर्ड को। तो गोल्डस्टीन को प्रोटॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। एक्स किरणों की खोज, एक्सरे जो होता है, किसने की थी? तो ये रोएटजन थे। समान परमाणु क्रमांक हो और भिन्न परमाणु भार हो तो वो परमाणु क्या कहलाएंगे? वे परमाणु जिसका क्रमांक एक समान हो, भार अलग हो, तो वे परमाणु क्या कहलाते हैं? देखिए, भार अलग है मीन्स समभारिक तो होंगे नहीं, सम न्यूट्रॉनिक भी नहीं होंगे, समस्थानिक होंगे। निम्नलिखित किरणों में से सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? अल्फा, एक्सरे और गामा। तो गामा किरणों की सबसे अधिक वेधन क्षमता होती है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, यह सिद्धांत किसने दिया था? तो ये बोर ने दिया था, बोर का सिद्धांत था ये। अपरमाणुक कण कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या सभी? सही उत्तर हो जाएगा सभी। डाल्टन के अनुसार सिद्धांत की कमी थी। डाल्टन के अनुसार इन्होंने परमाणु को अविभाज्य बताया था, ये एक प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थों को अलग अलग गुणों की व्याख्या नहीं कर सका, या कुछ कार्बनिक यौगिकों को संश्लेषण नहीं कर पाया। तो ये तीनों ही सही है। प्रोटियम में कौन शामिल नहीं होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। एक ऑप्शन उपयुक्त सभी भी है। तो इसमें बताना है कि कौन सा शामिल नहीं होता है। प्रोटियम में इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं होता है, सॉरी, न्यूट्रॉन का कोई रोल नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन सही होगा। किसी तत्व के समस्थानिक में क्या होता है?
न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है, जो कि सही उत्तर है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। जब एक न्यूट्रॉन विघटित होता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? न्यूट्रॉन अगर विघटित हो रहा है तो क्या उत्पन्न होगा? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एक न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, या एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन? तो एक प्रोटॉन निकलता है और एक इलेक्ट्रॉन निकलता है जब न्यूट्रॉन विघटित होता है। P32 का उपयोग किस उपचार में किया जाता है? तो ये ल्यूकेमिया में किया जाता है। अब चैप्टर नंबर 3 शुरू हो रहा है, परमाणु एवं अणु। यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या रहता है? H2O हम लोग जानते हैं ना, तो आपको 2 हो गया और ऑक्सीजन का 16। आप इसको अनुपात में करेंगे तो क्या आएगा? 1:8। तो यौगिक जल जो है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 1:8 होता है। अमोनिया का सूत्र क्या है? इसमें NH4, NH3, NH2, इनमें से कोई नहीं। इसमें से कौन सा है जो अमोनिया का सूत्र है? तो NH3 है। परमाणु त्रिज्या का आकार होता है। परमाणु त्रिज्या के आकार को किस चीज में मापते हैं? NM में, PM में, MN या CM में? तो नैनोमीटर, ये सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रतीक चिन्ह लैटिन नाम पर आधारित है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम। तो सोडियम का जो प्रतीक चिन्ह है ये लैटिन नाम पर आधारित है। जो कि नेट्रियम होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन तत्व एक परमाणविक है? O2, N2 नाइट्रोजन के बारे में बात है और ऑर्गन के बारे में बात है। N2, H2 और Ar। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्विपरमाणुविक होता है? एक परमाणुविक और अब द्विपरमाणुविक। सोडियम, अल्युमिनियम, आर्गन और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन होगा, H2 से हम लोग इसको लिखते हैं ना, O2, N2, ये सब आपको द्विपरमाणुविक हो गया। जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं का अनुपात क्या होता है? जल अणु है, इसमें जो प्रयुक्त परमाणु है इसका अनुपात क्या होगा? ये हो जाएगा 2:1। अमोनियम आयन का सूत्र क्या होता है? यानी NH3 प्लस अमोनियम आयन का सूत्र होता है NH4 प्लस। सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? ये बहुत आसान है, NaCl। सोडियम क्लोराइड जो साधारण नमक का सूत्र है। जल के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान क्या होता है? 16, 2, 18 या 15? तो जल के सापेक्ष जो आणविक द्रव्यमान है ये होता है 18। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? MgOH2। कार्बन के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन के 1 मोल में अगर परमाणुओं की संख्या निकालना हो तो ये 6.022 × 10⁻23 होती है। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? O2 ऐसा हम लोग लिखते हैं ना, तो इसमें परमाणुओं की संख्या 2 हो जाएगी। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व के डैश पर निर्भर करते हैं। आणविक यौगिकों के जो रासायनिक सूत्र लिखे जाते हैं ये किस चीज पर निर्भर करते हैं? परमाणुओं की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या या संयोजकता? तो संयोजकता इसका सही उत्तर होगा। 18 ग्राम जल के लिए समतुल्य मोल संख्या क्या है? 1 होगा। CH4 का सूत्र इकाई द्रव्यमान बताना है। मार्स गैस भी इसको बोलते हैं ना, CH4। इसका सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होगा? 16 इसका सही उत्तर होगा। 12 कार्बन का, हाइड्रोजन का 4 मिलके 16 हो गया। सल्फेट बहु
परमाणु आयन का संकेत क्या है? इसमें बहुपरमाणु आयन, ये SO4 2। लौह धातु का प्रतीक क्या है, या लौह धातु प्रतीक होता है किस चीज का? लोहा का, यानी Fe हो जाएगा। क्लोराइड आयन पर उपस्थित आवेश क्या है? +1, -1, +2 या -2? तो -1 इसका सही उत्तर होगा। ऑक्साइड आयन पर उपस्थित आवेश क्या होता है? तो ऑक्साइड आयन की जब बात होगी, इस पर उपस्थित आवेश +2, +1, -1, -2 इसका सही उत्तर होगा। डाल्टन ने प्रतिपादित किया कि द्रव्य सूक्ष्म कणों का बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य है, किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। ये सारे ही डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न पे। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या क्या होती है? तो ये 10⁻⁻10 ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए था। आयरन का प्रतीक क्या है? तो ये Fe है, लोहा। सोने की पतली चादर पर कण की बौछार करने वाला प्रयोग किसने किया था? तो ये रदरफोर्ड थे करने वाले। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? चैडविक ने किया था। किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? न्यूट्रॉन के बराबर, इलेक्ट्रॉन के बराबर, परमाणु द्रव्यमान के बराबर, या उसका कोई निश्चित नहीं होता है? तो प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। किसी यौगिक के 1 मोल में अणुओं की संख्या क्या होगी? 6.022 ये है वो पूरा पॉइंट के आगे 4th नंबर 14076 × 10⁻23। CO2 का ग्राम अणु द्रव्यमान क्या होगा? तो C का 12, एक ऑक्सीजन 16 होता है, O2 है तो 32 हो जाएगा, यानी 44 जाएगा। चैप्टर नंबर 4, परमाणु की संरचना। परमाणु का मूल कण नहीं है, यहाँ से शुरू हो रहा है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण। तो जो अल्फा कण होता है ये परमाणु का मूल कण नहीं है। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक डैश का गोला था। यहाँ जूम करना पड़ेगा क्वेश्चंस को, 1 मिनट। ऋणावेशित, धनावेशित या उदासीन, किसका गोला था? तो ये धनावेशित का गोला था। अल्फा कण क्या होते हैं? एक आवेशित, द्विआवेशित, त्रि या शून्य? तो जो अल्फा कण होते हैं ना, वो स्मॉल ABCD वाला ए से हम लोग जो डिनोट करते हैं। आवेश के मामले में जो अल्फा कण होते हैं वो द्विआवेशित होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार के मार्ग में चक्कर लगाते हैं? आयताकार होता है, वर्गाकार, वर्तुलाकार या एक रेखीय? जो इलेक्ट्रॉन है वो वर्तुलाकार में चक्कर लगाते हैं, ये याद रखिएगा। परमाणु में सभी कक्षा की ऊर्जा क्या होती है? एक समान, अलग अलग, शून्य या इनमें से कोई नहीं? तो ये अलग अलग होती है। एल कक्ष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है? 2, 4, 6, 8 KLMN ऐसा हम लोग सजाते हैं। एल कक्ष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 2n² ऐसा होता है ना। तो 2 × 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, जो हमारा सही उत्तर होगा। तो एल कक्ष में 8 होते हैं। इनमें से कौन कक्ष केंद्रक के सबसे नजदीक होता है? तो K वाला कक्ष, KLMN अभी हम लोगों ने देखा। और कौन सा कक्ष केंद्रक के सबसे दूर होगा? तो N। M कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो KLMN अभी हम लोगों ने सजाया था 1 2 3 4। M से आप 3 लेंगे, फिर 2n² करेंगे तो 2 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 2 × 3 का स्क्वायर, 9 × 2 18, यह सही उत्तर होगा। 281 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? सोडियम सही उत्तर होगा इसका।
अल्युमिनियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? एल्युमिनियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? दो 8 1 2 2 6 5 2 8 3 सही उत्तर हो जाएगा 2 8 3। क्लोरीन तत्व के एम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? KLM, एम यानी कि 3 वाले, और इनका इलेक्ट्रॉन की संख्या याद करना है। तो क्लोरीन तत्व के एम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये इनकी संख्या 2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। हम लोग चैप्टर वाइज जब प्रश्न उठा रहे हैं ना, NCERT SCERT दोनों के ऊपर ध्यान दिया गया है इस वीडियो में। तो आपको ये शायद पहला ऐसा कलेक्शन मिल रहा है जिसमें NCERT और SCERT दोनों ही एक साथ अवेलेबल है। कैल्शियम तत्व के सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? तो ये 2882 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अक्रिय गैस के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये 8 होते हैं। पोटेशियम तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? तो जब पोटेशियम तत्व की बात होगी तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है। सोडियम तत्व के बारे में अभी हम लोगों ने देखा, कार्बन C12 का समस्थानिक कौन सा नहीं है? तो ये C11 ये नहीं है, क्योंकि C12 13 14 ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो एक तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं? तो ये न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या होती है। किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के इलाज में होता है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा कोबाल्ट। किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है? सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है ड्यूटेरियम यानी भारी जल, जिसका प्रयोग मंदक के रूप में होता है। अब ये 5वां नंबर जो इकाई है, यहाँ से जीवन की मौलिक इकाई यानी बायोलॉजी के प्रश्न शुरू होते हैं। तो हम लोग यहाँ से इसको देखते हैं। तो इसकी पहली चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है? तो इसमें अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है। ये तीनों ही एक कोशिकीय जीव है। तो उपरोक्त सभी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कोशिका का पता सबसे पहले किसने लगाया था? रॉबर्ट हुक सही उत्तर होगा। कोशिका का पता सबसे पहले लगाया था रॉबर्ट हुक ने। निम्नलिखित में से क्या कोशिका का भाग नहीं है? तो देखिए, कोशिका में प्लाज्मा भी पाया जाता है, झिल्ली भी पाया जाता है और केंद्रक भी होता है। तो ये सभी इसका हिस्सा है, यानी कि चौथा इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कि कोशिका का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, कोशिका के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? प्लाज्मा तो वो लिक्विड्स हो गए, केंद्रक कोशिका के केंद्र में होते हैं, कोशिका द्रव्य जो लिक्विड्स फैली हुई रहती है, और कोशिका झिल्ली। तो ये कोशिका झिल्ली जो है ये सबसे बाहरी परत है। तो इसका सही उत्तर कोशिका झिल्ली हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 5। अच्छा, मैं इसका क्वेश्चन का आंसर टिक कर देता हूँ। कोशिका झिल्ली है ये। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है मुख्य रूप से? हाँ, तो देखिए, पादप पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है?
तो देखिए, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होता है इसमें केवल एक ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अभी क्रोमोसोम से जुड़े ना प्रश्न एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। कई बार मनुष्य की क्रोमोसोम की क्या संख्या है, हम लोग आगे इस पे चर्चा भी करेंगे। कई बार आपको किस क्रोमोसोम के मिलने से क्या सेक्सुअल क्रोमोसोम क्या क्या है, ये सब भी पूछ लिया जाता है। आगे हम लोग इस पे पढ़ेंगे। वैसे भी आप क्रोमोसोम को अच्छे से देख लीजिएगा अपने नोट्स से भी। क्रोमोसोम, अगला प्रश्न है, क्रोमोसोम किस चीज़ का बना होता है? तो ये जो क्वेश्चन था, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या, ये सही उत्तर 1 हो जाएगा। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? तो क्रोमोसोम जो है वो आपको प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम प्रोटीन के बने होते हैं। तो प्रोटीन के बने होते हैं क्रोमोसोम। अगला प्रश्न है, ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य काम क्या होता है? जैसे कि विषरण, परासरण, संचयन होता है, तो इसमें ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य रूप से क्या काम होता है? तो ल्यूकोप्लास्ट के काम के बारे में जब चर्चा होती है ना, तो आप इसमें पौधों से जुड़े ना 3-4 काम देख लीजिएगा। एक तो ल्यूकोप्लास्ट का, जो कि संचय करना है। फिर आपको मिलेगा जाइलम और फ्लोएम आगे, वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस जीव में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? तो आप देखेंगे सर्प, छिपकली और पक्षी, ये सब मल्टीपल मीन्स बहुकोशिकीय होते हैं, तो इसमें तो झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली। बैक्टीरिया में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक नहीं है? मीन्स है नहीं पूछा है, प्रोकैरियोटिक नहीं है। तो बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक है, ऑर्किया भी है, साइनोबैक्टीरिया भी है। सही उत्तर हो जाएगा सर्प। निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जीव नहीं है? अमीबा, अभी हम लोगों ने ऊपर भी देखा था, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। पादप कोशिकाएं किस क्रिया द्वारा जल ग्रहण करती है? ये मैं ऊपर भी चर्चा कर रहा था आपसे, पराशरण, विसरण, संचरण, ये सब, और जाइलम फ्लोएम के काम ये देख लेना होगा। इसका उत्तर तो पराशरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर या बाहर आना किस क्रिया द्वारा होता है? तो ये विषरण द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली किस चीज़ की बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली जो है ये प्रोटीन और लिपिड दोनों की बनी होती है। केंद्रक के अंदर कौन से पदार्थ मौजूद रहते हैं? तो यहाँ प्रोटीन मौजूद रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? आप आरबीसी पढ़े होंगे, रेड ब्लड, उसी के बारे में है। तो लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। एक और इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, प्लीहा जो होता है, यहाँ लाल रक्त कोशिकाओं का नष्ट होता है। निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है यही कोशिका को एनर्जी प्रदान करता है। यहाँ पे ही विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा जो एटीपी वगैरह का निर्माण होता है, इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। निम्नलिखित में से राइबोसोम द्वारा किसका संश्लेषण किया जाता है? देखिए, लाइसोसोम और राइबोसोम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम आत्मघाती थैली होती है, अवशिष्ट को खाती है। कई बार अवशिष्ट नहीं मिलता है तो खुद को भी खाना शुरू कर देती है। वहीं राइबोसोम जो है ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, याद रखिएगा। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन्स का संश्लेषण करता है, जबकि लाइसोसोम ये आत्मघाती थैली होती है। निम्नलिखित में से पौधे में हरा रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा हरित लवक। ये जो हरित लवक होता है ये हरा रंग देता है। एक आपको ऑप्शन वर्णी लवक दिख रहा है, ये कलर प्रदान करने का काम करता है। अवर्णी लवक कलर प्रदान करने का काम नहीं करता है। और उपयुक्त छवि ये तो होगा नहीं। तो इस प्रश्न के लिए जो सही है वो हरित लवक सही है। हरा रंग जो पौधों का होता है वो हरित लवक के कारण होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अच्छा, इसका मैं आंसर टिक कर देता हूँ। पौधों में हरा रंग होने का कारण वर्णी लवक होता है, हरित लवक होता है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा नंबर 3। निम्नलिखित में से मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? डिम्ब, मसल सेल, लीवर सेल या किडनी सेल? तो ये डिम्ब जो होता है मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। जंतु कोशिका में प्रोटोप्लाज्म तथा अन्य वातावरण के बीच रोधिका को क्या कहते हैं? जंतु कोशिका में प्रोटोप्लाज्म है और अन्य वातावरण के बीच एक रोधिका का काम करता है। ये मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जाना जाता है। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली किस चीज का बना होता है? तो इसमें प्रोटीन और लिपिड होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3। पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनती है? तो ये प्रश्न ऊपर भी हम लोग को मिला था। पौधे में उपस्थित कोशिका भित्ति का निर्माण किस चीज से होता है? सेल्यूलोज इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति, हाँ ये तो हम लोगों ने कर लिया, सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट शब्द सेल जो शब्द है कोशिका वाला, प्रतिपादन इस शब्द का किसने किया था? तो हम लोग जानते हैं कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। इस शब्द का प्रतिपादन भी इन्होंने ही किया था। किसकी अनुपस्थिति के कारण पादप कोशिका जंतु कोशिका से अलग होता है? मीन्स पादप कोशिका में जंतु कोशिका का ज्ञान नहीं होता है, फिर सेंट्रियोल है जो नहीं पाया जाता है। एंडोसाइटोसिस का संबंध किससे है? तो एंडोसाइटोसिस का संबंध यहाँ आपको जैसे दिया हुआ है, पादप कोशिका में होने वाला एक रोग, किसी कोशिका द्वारा अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया, ये दोनों गलत है। ये कोशिका के बाह्य वातावरण से ग्रहण करने का कार्य करता है। सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है? साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम या न्यूक्लियोलस? तो साइटोप्लाज्मा इसका सही उत्तर होगा। हाइपोटोनिक विलयन में रखी कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक विलयन है जो हाइपोटोनिक है, इसमें अगर कोशिका को रखा जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये याद रखिएगा, ऐसे में जो कोशिका होता है अगर उसको हाइपोटोनिक विलयन में रखा गया है तो कोशिका जो है वो अपने अंदर एक बदलाव लाएगी, बड़ी हो जाएगी, फूल जाएगी हाइपोटोनिक विलयन में रखने के कारण। प्रश्न संख्या 29 है, कोशिका के भीतर श्वसन का स्थान कौन सा होता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यहीं पे ऑक्सीकरण होता है, एनर्जी जनरेट होता है। निम्नलिखित में से किस में द्विक झिल्ली अनुपस्थित होती है? तो लाइजोसोम में द्विक झिल्ली नहीं होती है। निम्नलिखित में से किसमें केवल पादपों में पाया जाने वाला कोशिकांगक है? निम्नलिखित में से किसमें केवल पादपों में पाया जाने वाला कोशिकांगक है? तो प्लास्टिड जो है ये केवल पौधों में पाया जाता है। जंतु कोशिका के द्वारा सीमित किया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। राइबोसोम का केंद्र क्या है? तो राइबोसोम का जो केंद्र होगा ये होगा आपको प्रोटीन सिंथेसिस का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल उपस्थित होता है किसमें? ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये जाल कहाँ उपस्थित होता है? इसका सही उत्तर होगा एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है इसका जाल आपको देखने को मिलता है, यहाँ ऑप्शन में है न्यूक्लियस, न्यूक्लिमेलस, साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम। सही उत्तर होगा साइटोप्लाज्म। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है? अभी ऊपर हम लोगों ने किया था राइबोसोम। लाइसोसोम से आशय क्या है? फैट है, आरएनए है, सिक्रेटरी ग्लाइकोप्रोटीन्स है या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है? तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं।
निम्नलिखित में से पादप कोशिका की रसधानी को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो ये टोनोप्लास्ट कहलाती है। कोशिका स्रवण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो ये गोल्जी उपकरण के द्वारा होता है। सेंट्रियोल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये स्पिंडल निर्माण से संबंधित है। निम्नलिखित में से जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच प्रमुख अंतर क्या है? इनसे एक प्रमुख अंतर जो जंतु कोशिका करती हो और पादप कोशिका नहीं करती हो, इस तरह का। तो जंतु कोशिका जो है वो न्यूट्रिशन और पादप कोशिका में न्यूट्रिशनल अभाव होता है। इन दोनों के बीच अंतर न्यूट्रिशन का होता है। केंद्रक रहित जंतु कोशिका में किस चीज़ का अभाव होगा? तो एक क्रोनियम का। इसका हालांकि यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये क्रोमोसोम होगा, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्रोमोसोम का अभाव होता है। प्लाज्मोलिसिस किसके कारण होती है? एब्जॉर्प्शन, एंडोस्मोसिस, ऑस्मोसिस या एक्सोस्मोसिस? तो एक्सोस्मोसिस इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 43 है, पादप कोशिका निम्नलिखित में से, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। पादप कोशिका निम्नलिखित में से किसके कारण फूल जाती है? अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा भी था इसके बारे में। इसका जो रीजन है ये एंडोस्मोसिस होता है। तीसरा नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है लाइसोसोम से जुड़ा हुआ। लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है? मीन्स लाइसोसोम के निर्माण में कौन उत्तरदायी होता है? गोल्जी उपकरण सही उत्तर होगा। रसधानियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये जंतु कोशिका में छोटी होती है जबकि पादप कोशिका में बहुत बड़ी होती है, ये सही कथन है रसधानी के संदर्भ में। उत्तक नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। उत्तक क्या होता है? कोशिका का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? तो कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में लचीलेपन का गुण किस उत्तक के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा, पौधे में जो लचीलेपन का गुण होता है वो क्लोएनकाइमा के कारण होता है। ट्राइकिड्स कहाँ पाया जाता है? ट्राइकिड्स जो होता है ये कहाँ मिलता है? इसको आप वाहनिकाय भी कह सकते हैं। पेशी, फ्लोएम, जाइलम, इनमें से कोई नहीं, तो जाइलम इसका सही उत्तर है। इसी फ्लोएम और जाइलम की मैं बात कर रहा था, आपको पादप के पौधे से जुड़े चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इस पर भी आधारित कुछ प्रश्न हैं जो देखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये आपको, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ जो लिखे गए हैं वो छोटे हैं तो इनको हम लोग को जूम करके देखना होगा। एक मिनट, मैं ये ट्यूब्स वगैरह को हटाता हूँ और इसे जूम करता हूँ। 2 चैप्टर में हम लोग करेंगे इस पूरे वीडियो को, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट मैं कल ही लेकर के आऊँगा, कल शाम तक इसे अपलोड कर दूंगा क्योंकि एग्ज़ाम सामने है तो जल्दी हम लोग को ये सब कवर करना है। जंतु के शरीर को ढकने या बाहर जो रक्षा प्रदान करने वाला उत्तक होता है, कौन सा उत्तक होता है ये? तो ये एपिथेलियम उत्तक होता है। जिन उत्तकों में क्लोरोफिल पाया जाता है वो क्या होते हैं? तो देखिए, क्लोरोफिल जो होता है वही पत्तियों के हरे रंग होने का सूचक भी होता है। तो ये पाया कहाँ जाता है? क्लोरेकाइमा में। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं, उसी के जरिए वाष्पोत्सर्जन होता है।
किस ऊतक में लिग्निन उपलब्ध नहीं होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा जो आपका इसमें है क्लोरेनकाइमा, पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा, इनमें से कोई नहीं, ये भी है। तो ये जो एक मिनट, कोलेनकाइमा है, इसमें लिग्निन उपलब्ध नहीं होता है। रक्त के प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत होता है? तो ये 90% होता है। हम लोग जो फ्लोएम और जाइलेम का चर्चा कर रहे थे, ये रहा उससे क्वेश्चन। पौधों में फ्लोएम का क्या काम होता है? तो ये आहार का चालन करता है, फूडिंग को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। अस्थि कैसा उत्तक होता है? मीन्स हड्डी जो होता है, ये कैसा उत्तक होता है? तो ये संयोजी उत्तक होता है, जोड़ने का काम करता है। जंतुओं में भोजन का संग्रहण किस उत्तक में होता है? देखिए, जंतुओं में भोजन का जो संग्रहण होता है वो पेशीय उत्तक में होता है। आप वो जो स्टोर होने वाले भोजन होते हैं ना, उसी से मांसपेशीय वगैरह का निर्माण होता है। डैश तंत्रिका उत्तक की एक इकाई है। न्यूरॉन जो है वो तंत्रिका उत्तक की इकाई है, और सबसे छोटी इकाई तंत्रिका उत्तक की, ये न्यूरॉन को ही माना जाता है। सूचना का आदान प्रदान करना है, तो ऐसे उत्तक को कौन सा उत्तक कहेंगे? तो ये तंत्रिका उत्तक होता है, जो सूचनाओं के आदान प्रदान के समय काम करता है। रक्त किस उत्तक का हिस्सा है? तो रक्त संयोजी उत्तक का हिस्सा होता है। निम्नलिखित में से कौन सरल उत्तक का प्रकार नहीं है? सरल उत्तक में नहीं आता है। तो इसमें आपको जो लोगों ने ऊपर पढ़ा, फ्लोएम जो है वो भोजन पहुंचाने का काम करता है, ये सरल उत्तक नहीं होता है। बाकी पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा या क्लेरेनकाइमा ये संयोजी उत्तक का उदाहरण है। शैवालों में किस तरह का विभाजन पाया जाता है? असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री या इनमें से कोई नहीं? तो असूत्री विभाजन शैवाल में पाए जाते हैं। समसूत्री विभाजन कौन सी कोशिका में होता है? तो ये आपको जो जनन कोशिकाएं होती हैं, यहाँ समसूत्री विभाजन, दैहिक कोशिकाएं होती हैं, यहाँ समसूत्री विभाजन होता है। निम्नलिखित पर विचार करना और बताना है कौन सा उत्तक का उदाहरण है, रक्त, पेशी या फ्लोएम। तो रक्त, पेशी और फ्लोएम ये तीनों ही उत्तक होते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 19। स्नायु और कडरा किस उत्तक के बने होते हैं? हमारे जो स्नायु होते हैं और कडरा जो होते हैं, किस उत्तक के बने होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा संयोजी उत्तक के। कोलेजन को जब जल में उबालते हैं तो वह किस में परिवर्तित हो जाता है? कोलेजन को जब जल में उबाला जाता है तो वह जिलेटिन में बदल जाता है। अस्थि कारकों से प्रवर्ध निम्नलिखित में से किसमें पाए जाते हैं? पटलिका, सूक्ष्म नालिका, दुमिका या हैवर्स नालिका? सही उत्तर होगा सूक्ष्म नालिकाएं। कणिकाओं को निकाल देने के बाद कौन सा रुधिर का तरल अंश होगा? तो उसमें से जब कणिका निकल जाता है तो प्लाज्मा बचता है, तरल अंश होता है, इसमें 90% जल होता है, ये भी हम लोगों ने ऊपर देखा। पौधों के तनों की परिधि में वृद्धि किस कारण से होती है? यहाँ तीनों ही विभाज्योतक की बात की गई है, लेकिन पार्श्व विभाज्योतक जो होता है, जिसको कैम्बियम भी कहते हैं, ये तने की परिधि में वृद्धि का कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रुधिर में वास्तविक कोशिका कौन सी नहीं है? प्लेटलेट्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। तो रुधिर में जो प्लेटलेट्स है वो वास्तविक कोशिका नहीं होती है। और आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक खींचे जाने से मोच आ जाती है? तंत्रिका, डरी, पेशी या स्नायु? स्नायु होगा। ये आज हम लोगों ने अपने 1 घंटे के वीडियो में कंक्लूड किया। SCERT, NCERT दोनों पे आधारित चैप्टर्स चल रहे हैं और MCQs बनाए गए हैं।
आप चैनल को सब्सक्राइब करके उन लोगों को बिल्कुल शेयर कीजिएगा जो किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इससे एक तो हमें प्रोत्साहन मिलता है, दूसरा हमारा जो एक लक्ष्य है ऐसे लोगों तक पहुंच पाना जो घर बैठे प्रिपरेशन कर रहे हैं या इस तरह से कुछ लाभ उन तक पहुंच पाए, तो ये करने में भी आपका एक बड़ा योगदान रहेगा कि आप किसी के शिक्षा में भी लाभ के हिस्सेदार होंगे। सो आज इस वीडियो में इतना ही। कल ही मैं इस वीडियो का सेकेंड पार्ट लाऊंगा, वहीं SCERT NCERT पे बेस्ड होगा, और कल के वीडियो में हम लोग समअप करने की कोशिश करेंगे 9th और 10th क्लास के SCERT और NCERT को। आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर अगले इम्पोर्टेंट वीडियो में मिलते हैं कल।